गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के कुछ थ्योरी पोर्शंस को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करने के लिए अकाउंटिंग के तीन बेसिस तैयार किए गए हैं: एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यह उन बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए सुटेबल है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं। इस मेथड के अंदर इनकम एंड एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग टाइम पीरियड बेसिस पर की जाती है, चाहे एक्चुअल पेमेंट या रिसीट हुआ हो या नहीं। कंपनीज एक्ट 2013 भी कहता है कि चाहे कैश रिसीव हुआ है या नहीं, हमें अपने सेल की रिकॉर्डिंग टाइम पीरियड बेसिस पर करनी है। एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, then it will be included in the total sale of the same period, irrespective of the fact whether cash is received or not. Same like, if rent due to the landlord but not paid will be treated as expense for the same period, irrespective of the fact whether cash is paid or not. इस मेथड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनएक्रूड इनकम के अकाउंट ओपन किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यह मेथड प्रोफेशनल पीपुल्स के लिए होता है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, ईटीसी। इस मेथड में इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जब तक कि एक्चुअल कैश रिसीव ना हो जाए। इन अदर वर्ड्स, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को तब तक बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि कैश रिसीव या पे ना हो जाए। Thus, profit is merely calculated with the help of receipt and payment account. आइए नेक्स्ट समझते हैं हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यह मेथड सर्विस इंडस्ट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, लाइक इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी। इस मेथड में आउटस्टैंडिंग इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है जब तक कि रिसीव ना हो जाए। इस मेथड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कि टैक्स में छूट प्राप्त हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Accounting standards are written policy document issued by an expert accounting body or by a government or other regulatory body covering the aspect of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transactions in the financial statement. Now आइए अब समझते हैं IND AS, International Accounting Standard Board called IASB developed International Financial Reporting standard called IFRS. IFRS is a set of accounting standard on the basis of which financial statements are prepared. IFRS का इंडियन वर्जन IND AS कहलाता है। आइए अब समझते हैं हाउ स्टैंडर्ड्स आर सेट अप। सबसे पहले हम उन एरियाज की पहचान करते हैं जहां स्टैंडर्ड की जरूरत है। उसके बाद हम एक स्टडी ग्रुप को फॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स का ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसे सभी मेंबर्स में सर्कुलेट करते हैं। सारे मेंबर्स के उस ड्राफ्ट पर व्यूज को कलेक्ट करते हैं। आफ्टर ऑल डिस्कशन हम फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते हैं और लास्ट में एएस को इशू कर दिया जाता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग सच प्रिंसिपल्स for preparation and presentation of financial statement. Example, inventory valuation, costing of fixed assets, charging of depreciation, revenue recognition and provision and reserve. Remember, जितने भी अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर यूजर जजमेंट को प्रभावित करते हैं, उसे डिस्क्लोज करना जरूरी है। इसे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी कंसिडरेशन, ट्रू एंड फेयर व्यूज।
इसका अर्थ उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करने से है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यूज को प्रोवाइड करे। सेकेंडरी कंसिडरेशन में हमें देखना है प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमें उन पॉलिसीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए जो हायर एक्सपेंस देते हैं और लोअर इनकम अलाउ करते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, न कि लीगल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, a car is purchased on hire purchase whose ownership remain with the seller, then also be considered purchase of assets. नेक्स्ट है मटेरियलिटी। इसका अर्थ है हमें मटेरियल आइटम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। आइटम्स जो कि इमटेरियल है या फिर मटेरियल नहीं है को इंस्टेंटली राइट ऑफ कर देना चाहिए। एग्जाम्पल, असेट्स जिसका वैल्यू ₹5,000 या उससे कम है को एक बार में राइट ऑफ करना है। आइए अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। द फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न। यह जनरली एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। आइए इसके इफेक्ट को समझते हैं। सारे एसेट्स को हम बैलेंस शीट में एट कॉस्ट दिखाते हैं एंड नॉट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। इस प्रिंसिपल के अनुसार हमें सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी में फ्रीक्वेंट चेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को मिसलीड कर सकता है। हाउएवर, अगर पॉलिसी में चेंज आवश्यक है तो हमें क्लियर जस्टिफिकेशन के साथ उस चेंजेस से होने वाले प्रभाव को डिस्क्लोज करना आवश्यक है। नेक्स्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसका अर्थ है इनकम एंड एक्सपेंस को टाइम पीरियड बेसिस पर रिकॉर्ड करना, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल पेमेंट और रिसीट। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस एजम्पशन के अनुसार बिजनेस के ओनर को बिजनेस से अलग समझना चाहिए। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट एजम्पशन। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग के कार्य को परफॉर्म करने के लिए हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को रिकॉर्ड करना है जिसे हमें मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर प्लेस अ बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट एंड स्ट्राइक। इन दोनों की अकाउंटिंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इस एजम्पशन के अनुसार एक बिजनेस को कंपल्सरली फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक एंड हो, या फिर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक कंटिन्यू रहे। इस कट ऑफ अरेंजमेंट से हम एक पार्टिकुलर पीरियड के बिजनेस ऑपरेशन का प्रॉफिट एंड लॉस क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रत्येक बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के दो पहलू होते हैं, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकंड क्रेडिट। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इस एजम्पशन के अनुसार एक असेट्स को उसके परचेज प्राइस पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि एक्विजिशन कॉस्ट पास्ट से रिलेट करता है, इसलिए इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहा जाता है। हाउएवर, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि असेट्स हमेशा बैलेंस शीट में एट कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड किया जाएगा। यह कॉस्ट हमें एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके आधार पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करते समय हम जिस पार्टिकुलर पीरियड का सेल ले रखे हैं, हम उस पीरियड के सेल से रिलेटेड कॉस्ट को ही इंक्लूड करते हैं। आइए इसके इफेक्ट को देखते हैं। इनकम फॉर द ईयर में हम इस साल के एक्रूड इनकम को प्लस करेंगे और अनएक्रूड इनकम को माइनस करेंगे। सेम लाइक एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर को प्लस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे।
एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन के वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद हम चेंजेस इन स्टॉक को शामिल करेंगे और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बियास। इसका अर्थ है बिना किसी पक्षपात के, आइदर मैनेजमेंट और ऑफ अकाउंटेंट। यह तभी पॉसिबल है जब प्रत्येक ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी प्रॉपर वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू चेक किया जा सके। एविडेंसेस एग्जांपल कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप, एग्रीमेंट, etc.